नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा, हमारे चैनल पर बजट से संबंधित 3 वीडियो डल चुके हैं, जिनमें हमने आपको बजट का इतिहास, बजट कैसे तैयार होता है और बजट संसद में कैसे पास होता है, उस विषय पर हमने चर्चा की है और बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, यानी कि हमारा जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बजट क्या है। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी आपको थोड़ा कवर कराऊंगा। तो एक वर्ष में जो केंद्रीय विवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। यानी कि बजट नाम का शब्द कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट को संविधान में किस नाम से जानते हैं? तो बजट में संविधान को जानते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण को। और सभी जानते हैं कि भारत में वार्षिक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में होती है। और जो संविधान का वार्षिक वित्तीय विवरण है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? तो यह संविधान के 112 अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपना आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में। तो यहाँ पर विकास के लिए 4 इंजन बताए गए हैं। 4 इंजन पर चर्चा की गई है। वो 4 इंजन कौन कौन से हैं? कृषि, एमएसएमई, निर्यात और निवेश। यदि इनको इंजन माना गया है तो इनके ईंधनों में भी तुम्हें सुधार करना होगा, तभी बजट में तरीका से आप उन्नति ला सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? विकास के 4 इंजन कौन कौन से हैं? कृषि, एमएसएमई, निर्यात और निवेश। अगर क्वेश्चन आए कि विकास के कितने इंजन है? 5, 6, 7, 8, तो कितने अपने? 4 इंजन है। अब ईंधन में सुधार होना चाहिए, मार्गदर्शक, प्रेरणा, समावेशिता, यानी कि इन चारों इंजनों में समावेशिता यानी कि समावेशी विकास होना चाहिए। तरीके से सारी की सारी चीजें पेश की जानी चाहिए। अगला लक्ष्य है हमारा विकसित भारत का। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, ऐसा लक्ष्य हमने रखा है। अब बात कर लेते हैं निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया। पहले हम बात कर लेते हैं बजट की। तो बजट हमारा जो पहला पारंपरिक तरीके से पेश होता आ रहा था, और सबसे पहले जो भारत का बजट पेश हुआ था 1860 में किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा, और आर के षणमुगम चेट्टी द्वारा तुम्हारा कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो बजट अब तक पारंपरिक तरीके से पेश होता आ रहा था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह पर कोई विचार विमर्श नहीं था। धीरे धीरे प्रक्रिया बदली और आज हम बात कर लें, जो हमारा बजट है वह डिजिटली तरीके से पेश हो रहा है। पहले बजट जो पेश होता था वह चमड़े के थैले में पेश होता था, और ये फ्रेंच भाषा का शब्द था बाउगेट्टी, जिसका अर्थ था चमड़े का थैला। और यह चमड़े का ब्रीफकेस या थैला लाल कलर का होता था, जिसमें बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2019 से ये प्रक्रिया पूरी बदल गई है। अब चमड़े के थैले की जगह एक लाल कपड़ा लाया जाता है, और उस लाल कपड़े पर अशोक स्तंभ का चिन्ह छपा रहता है। यह प्रक्रिया 2019 से चालू हुई है। और जो बजट पेश हुआ है 2019 से, यह टैबलेट के माध्यम से निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। इस बजट में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिसमें ऑनलाइन कॉपी या हार्ड कॉपी वगैरह हो। यह सिर्फ टैबलेट द्वारा पेश किया गया बजट था, इसलिए इस बजट को हम डिजिटलीकरण बजट कहते हैं। जब से ये बजट पेश हुआ है डिजिटलीकरण का, तब से तुम्हारा जो बजट की प्रक्रिया यानी कि लॉक इन पीरियड जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हलवा शेयर मनी वगैरह, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया में अब थोड़ी क्या है, नरमाई आ गई है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। जो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को दिन शनिवार के दिन ये बजट पेश किया था, तो उसमें इन्होंने साड़ी पहनी थी। वो साड़ी भी काफी चर्चा में थी। इनकी साड़ी पर मिथिला पेंटिंग बनी हुई थी। जो मिथिला पेंटिंग दुलारी देवी द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सीतारमण द्वारा जो साड़ी पहनी थी, उन साड़ी पर जो पेंटिंग बनी थी मिथिला पेंटिंग, उस पेंटिंग को किसने बनाया? तो दुलारी देवी ने बनाया था। और जो हमारी सीतारमण थी, उन्होंने एक कथन भी बोला था, देश सिर्फ मिट्टी नहीं या देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि उसके लोग हैं। तो ये कथन तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पर राव के कथन से लिया गया है। उन्होंने कथन कहा था कि देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से बनता है। तो निर्मला सीतारमण द्वारा जो कथन बोला गया था, देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि उसके लोग हैं, यह तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पर राव के कथन से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं विकसित भारत की आकांक्षा या लक्ष्य क्या है। तो इनके और आकांक्षा लक्ष्य क्या है? तो विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। जैसा कि विकास में तेजी लाना यानी कि ईंधन में सुधार, इससे अपन कंपेयर करेंगे तो ईंधन में सुधार होगा इंजन में, तो विकास में तेजी आएगी। अब समावेशी विकास सुनिश्चित करना, तो यानी कि मार्गदर्शक, प्रेरणा है ना, समावेशिता, तो इनमें क्या करना? सुधार करना।
भारत के मध्यम वर्ग के व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके आय के स्रोतों को इस तरीके से विकसित करना, उनको इस तरीके से रोजगार दिलाना कि उनके व्यय करने की क्षमता बढ़ सके। अगला है निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। जो निजी क्षेत्र है सरकारी, उनमें वह निवेश करें और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। अब बात कर लेते हैं मुख्य आधार क्या है, इस बजट के पिलर क्या हैं। इस बजट के पिलर में क्या है, विकास उपाय, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। बात कर लें पारंपरिक बजट, जैसा कि मैंने आपको बताया था पुराने तरीके से जब बजट पेश होता था तो उसे हम पारंपरिक बजट कहते थे, लेकिन अब निष्पादन बजट हो गया है। और जब हमारे आर के शनमुखम चेट्टी ने जो बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का, तो उस समय जो बजट पेश हुआ था वह एक प्रकार का कौन सा बजट था, अंतरिम बजट था। और अंतरिम बजट क्या होता है इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है सब कुछ। तो यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि हमारे जो 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इनके शासनकाल में वित्त मंत्री न होने के कारण बजट पेश किए थे, जैसे कि 1958 में हमारा जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया, 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया और 1987 और 88 में राजीव गांधी ने बजट पेश किया। यानी कि 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बजट पेश किया। अब बात करते हैं जब हमारे मनमोहन सिंह यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, आरबीआई के गवर्नर थे, तो उस समय इनके समय में 2 राजनेताओं की हत्या हुई थी जिन्हें राजनेताओं का एसेसिनेशन बोलते हैं। तो वो राजनेता यही थे, एक थी आपकी इंदिरा गांधी और एक राजीव गांधी। यह हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में यानी कि गवर्नर पद पर रहते हुए उनके समय में इन 2 राजनेताओं की हत्या की गई थी। बजट लाल रंग के कपड़े में पेश होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुछ समय पहले ये चमड़े के थैले में पेश होता था जिसे फ्रेंच शब्द बाउगेटी से लिया गया, लेकिन अब यह लाल रंग के कपड़े में पेश होता है। इस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा दिया जाता है जो कि 2019 से चालू हुआ है। और 1 फरवरी 2021 को जो बजट पेश हुआ था 7वां बजट, वह निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। और जो अभी अपना 8वां बजट जो पेश किया निर्मला सीतारमण ने, वह कब किया, 1 फरवरी 2025 को पेश किया है। अब इस बजट में कुल राजस्व कितना इकट्ठा हुआ है, तो इस बजट में कुल राजस्व मिला है 34.96 लाख करोड़ रुपए। और जबकि व्यय कितना हो गया, व्यय हुआ हमारा 50.65 लाख करोड़ रुपए। इस तरीके से यदि हम देखें तो इस बजट में जो राजकोषीय घाटा हुआ है वह 15.69 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। और प्रतिशत की बात करें तो 4.4% इसमें राजकोषीय घाटा हुआ है। राजस्व व्यय की बात करें, राजस्व व्यय क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था राजस्व व्यय में जैसे पेंशन देना, वेतन देना, प्रशासनिक कार्य के लिए जो पैसा लगता है वो बांटना, ब्याज भुगतान वगैरह, तो ये क्या है, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय में खर्चा कितना हुआ है, 39.44 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। जबकि पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, फिर भी आपको बता देता हूं। पूंजीगत व्यय वह होता है जहां पर किसी सरकारी सड़क का निर्माण होना, किसी भवन का निर्माण होना, किसी अस्पताल का बनना, तो वह होता है अपना पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में जो सरकार का खर्चा हुआ है वह हुआ है 11.210 लाख करोड़ रुपए, इनका इतना तुम्हारा व्यय हो गया है। तो इस तरीके से हमारे बजट में जो घाटा हुआ है वह 4.4% हुआ है। और अगर रुपए में बात करें तो 15.69 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब बात आती है कि बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्च होता है। तो जैसे कि हमने देखा था शुरुआत से ही हमारी भारत सरकार सबसे ज्यादा बजट पर व्यय कहां करती है, रक्षा मंत्रालय पर करती है। तो वो कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में कहां तुम्हारा हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय में 4.91 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास में 2.66 लाख करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय में 2.33 लाख करोड़ रुपए और कृषि और संबद्ध कार्यकलाप में 1.71 लाख करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। इसके बाद शिक्षा में हुआ है, फिर स्वास्थ्य शहरी विकास में हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में व्यय हुआ है। और बात करें ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग में कितना हुआ है, 65.55 लाख करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। वहीं समाज कल्याण की बात करें तो 60.05 लाख करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। और वैज्ञानिक विभाग की बात करें तो 55.67 लाख करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। तो इन क्रम को आपको याद रखने के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है अच्छी सी, जिसके माध्यम से आप इन क्रम को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि रक्षा नाम की लड़की गांव में अपने ही घर में रहती है और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप करती है। रक्षा नाम की लड़की गांव में रहती है, गांव में कहाँ रहती है, अपने घर में रहती है और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप करती है, जिससे उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास करने में मदद मिलती है। जब इसकी सूचना
दूर तक जाती है, जब इसकी सूचना दूर तक जाती है तो लोगों में ऊर्जा का विस्तार होता है और वाणिज्य और उद्योग तथा समाज कल्याण के लिए वैज्ञानिक विभाग बनाए जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए, आगे के पॉइंट हम आपको कवर करवाते हैं। अब देखिए आगे के पॉइंट है विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत क्या हैं। तो जो व्यापक सिद्धांत हैं उनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से केंद्रीय बजट 2025-26 में कौन से सिद्धांत व्यापक सिद्धांत शामिल हैं। तो वो सिद्धांत आपके सामने है, क्या है, गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्कूली शिक्षा, यानी कि जब आप गरीबी से मुक्ति हो जाएंगे तो 100% स्कूली शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी। उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, जब आप गरीबी से मुक्त होंगे, शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी आप ले सकेंगे। इसके बाद 100% कुशल रोजगार, और इसके बाद 70% महिलाओं का इसमें योगदान, और हमारे जो किसान हैं वह है हमारे भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की जो आवश्यकता है वो इसमें शामिल होंगे। तो क्या लिखा है, गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं का योगदान, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। जैसा मैंने आपको बताया वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद विकसित भारत के जो हमारे 4 इंजन थे, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, कृषि, एमएसएमई, निर्यात और निवेश। अब उन इंजनों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि की। तो कृषि में क्या है, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे लिए कृषि धन धान्य योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है, कृषि धन धान्य योजना शुरू की गई है। कृषि धन धान्य योजना शुरू की गई है और इसमें उत्पादन में वृद्धि के लिए 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, यानी कि भारत देश में हमारे में ऐसे उन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा जहां पर उत्पादन की कमी है, तो वहां पर उत्पादन को बढ़ावा देना, भंडारण की क्षमता को विकसित करना और नए नए तरीके वहां पर विकसित करना। इसके बाद राज्यों की भागीदारी, साथ ही इसमें राज्य भी शामिल किए जाएंगे। जब 100 जिले शामिल किए जाएंगे तो उसमें राज्य की भागीदारी भी शामिल होगी। इसके बाद लक्ष्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, ग्रामीण किसानों और जो भूमि रहित किसान हैं उनके लिए आवास मुहैया कराना, यानी कि इन चीजों पर भी विशेष फोकस किया गया है कि ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण युवा और ग्रामीण किसान और भूमि रहित किसान और युवा हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बाद जो 3 दालें हैं, तुअर, उड़द और मसूर, इन दालों पर आत्मनिर्भरता बनाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। 5 वर्षीय अभियान चलाएंगे, 6 वर्षीय अभियान चलाए जाएंगे। और इन दालों को खरीदने के लिए जो सरकार की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं, कौन सी, नेफेड और एनसीसीएफ। नेफेड क्या है, तो नेफेड का तुम्हारा जो विकास था वह 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। यह सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है जो किसानों की फसल की खरीदी और बिक्री करती है। और इसी हिसाब से नेफेड क्या है, तो नेफेड का तुम्हारा विकास 16 सितंबर 1965 को किया गया था। यह सरकारी उपभोक्ताओं समितियों का एक शीर्ष निकाय है। तो ये दोनों ही समितियां 4 वर्षों के लिए किसानों की जो दाल है, तुअर, उड़द और मसूर, इन दालों में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए इनकी दालों को खरीदारी करेंगी और उनका जो मूल्य है वह निर्धारण करेंगी ताकि किसान अपनी प्रोग्रेस आसानी से कर सकें और इन 3 दालों में वह अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखें। इसके बाद सब्जियों, फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जो सब्जियां हैं हमारी और फल हैं उनके लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और कपास के उत्पादन के लिए 5 वर्षीय अभियान चलाया जाएगा। कितना चलाया जाएगा, कपास के उत्पादन के लिए 5 वर्षीय अभियान चलाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय मिशन भी इसमें शामिल किए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है। क्या किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, तो किसान क्रेडिट कार्ड हमारा वर्ष 1998 में आया था। उस समय इसकी जो क्रेडिट कार्ड की जो केसीसी लोन की सीमा थी वह सरकार द्वारा 3 लाख रुपए थी। वर्तमान में हमारे निर्मला सीतारमण द्वारा जो 8वां केंद्रीय बजट पेश हुआ है, इस बजट में यह किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बाद एमएसएमई की बात करें तो यह हमारे क्षेत्र का 45%, यह हमारे क्षेत्र का निर्यात का एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग, इसमें यह 45% इसका फीसदी हिस्सा है। और इसमें निवेश को 2.5 गुना बढ़ाया गया है, यानी कि एमएसएमई में व्यापक पूंजीगत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निवेश को कितना बढ़ाया गया है, 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और साथ ही एससी एसटी महिलाओं को, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, ऐसी 5 लाख महिलाओं को चुना गया है जिनके लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। और इन 5 लाख महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का
लोन उपलब्ध कराया जाएगा, ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इनका आर्थिक विकास संभव हो सके और एमएसएमई में ये अपना योगदान दे सकें। इन पॉइंटों को नोट कीजिए, आगे के पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगला अपना इंजन है निवेश। निवेश में क्या है, वित्त मंत्री ने लोगों, अर्थव्यवस्था और अवनम में निवेश को प्राथमिकता दी। इसके लिए क्या किया, अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी समझ विकसित हो और वह नए नए प्रयोग सीख सकें और भारत के लिए कुछ कर सकें। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब जो सरकारी विद्यालय हैं गांव में हैं तो उनके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन के तहत यानी भारत नेट परियोजना के तहत इनको आपस में जोड़ा जाएगा। भारत नेट परियोजना कब आई थी, तो 26 अक्टूबर 2011 को आई थी। कब आई थी, 26 अक्टूबर 2011 को आई थी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के लिए विद्यालय उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के डिजिटल स्वरूप को प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो भारतीय पुस्तक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जो भारतीय भाषा है उस भारतीय भाषा में ही उनको सिलेबस उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका क्या होगा, डिजिटल स्वरूप को प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। अब है मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से हमारे युवाओं को, मतलब अच्छा युवाओं को कौशल दिया जाए, शिक्षा दी जाए, उनको सिखाया जाए, जिससे वह मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड यानी कि भारत को यह संसार बनाने में कायम रख सके और हमारे युवाओं को युक्त करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए के कुल प्रव्यय के साथ एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। मतलब शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आपका क्या होगा, 500 करोड़ रुपए के कुल प्रव्यय के साथ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रव्यय किया है, जिसके लिए एआई क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे शिक्षा को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो गिग श्रमिक हैं उनका आईडी कार्ड बनाने के साथ साथ उनका ई श्रम पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब गिग श्रमिक क्या है, जैसे मान के चलिए कोई ठेकेदार है, उसने किसी सरकारी योजना का कार्यान्वित करने के लिए उसका ठेका लिया है और वह किसी दूसरे क्षेत्र में रह रहा है, तो उसके लिए उसके बच्चे भी जहाँ चाहेंगे तो वहां पढ़ सकते हैं, एक जगह पर वह निवास नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उनके पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। जल जीवन मिशन योजना का विस्तार। जल जीवन मिशन योजना कब आई थी, 15 अगस्त 2019 को आई थी और इसका उद्देश्य था एक भी घर ना छूटे, यानी कि हर घर में जल पहुंच जाए और नलों के माध्यम से हुआ भी ऐसा ही। हमारी सरकार ने जगह जगह हर गांव में हर जगह नल लगवाए हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए भारतीय ज्ञान भारतम अभियान का प्रस्ताव मंजूर किया गया। अब ये क्या है, तो हमारी जो ऐतिहासिक इमारत है, किला वगैरह हैं, तो उनकी जो पांडुलिपि है उनको संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा जो पांडुलिपि है, तो 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपि संरक्षण के लिए क्या किया, ज्ञान भारतम अभियान का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। साथ ही ज्ञान साझेदारी के लिए भारतीय ज्ञान व्यवस्था के एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष का प्रस्ताव किया गया है। मतलब ज्ञान साझेदारी से भारतीय ज्ञान व्यवस्था के लिए जो भारतीय ज्ञान है जो लोगों में ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, उसके लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। तो आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए। इसके बाद जो अगला इंजन है हमारा निर्यात पर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, चौथा इंजन है अपना विकास का निर्यात। निर्यात के लिए क्या किया है, निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। और ये निर्यात संवर्धन मिशन कौन कौन चलाएगा, तो वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एमएसएमई द्वारा इस निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, विदेशों से व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट यानी कि बीटीएन, व्यापार, दस्तावेजीकरण, वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई भी समस्या हो तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, कौन सा, भारत ट्रेड नेट यानी कि बीटीएन। अगला, जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद। जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद जैसे मधुमक्खी पालन,
फूलों की खेती, फलों की खेती, इनको सड़ने से बचाने के लिए एयर कार्गो यानी कि फ्लाइट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, वेयर हाउसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इनके उन्नयन के लिए, जैसे कि खराब होने वाले बागवानी उत्पाद, एयर कार्गो, बुनियादी ढांचे, वेयर हाउसिंग उन्नयन हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विदेशी निवेश की सीमा, जो विदेशी निवेश की सीमा थी, प्रत्यक्ष सीमा थी 74% थी, अब उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। मतलब विदेश से कोई भी व्यक्ति, मतलब विदेशी सीमा जो करने वालों की, अभी तक निवेश करने वालों की सीमा हमारे यहाँ 74% थी, अब उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति विदेश से 100% तक निवेश कर सकता है। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक, यानी राज्यों का ये प्रश्न बनेगा कि राज्यों के लिए कौन सा सूचकांक अपनाया गया, तो निवेश अनुकूल सूचकांक। इसके लिए क्या होगा, प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाना, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद मतलब कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कंपटीशन के क्षेत्र में सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक यह 2025 में शुभारंभ इसका किया गया है। जन विश्वास बिल 2.0 पारित किया गया है। इसके तहत मतलब आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोगों को सजा मिल जाती है जो वाकई में निर्दोष होते हैं और जिनको सजा मिलनी होती है वह छूट जाते हैं। तो ऐसे आपराधिक मामलों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 पारित किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। साथ ही ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की गई है। पटना में ग्रीनफील्ड और बिहटा में, बिहार के बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की गई है। अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं, तो ग्रीनफील्ड यानी कि जिनमें शुरुआत से सारे काम किए जाते हैं, और ब्राउनफील्ड यानी कि जो पहले से चल रहे होते हैं उनमें कार्य किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता कहां पर, बिहार में ही, और बिहार में ही मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का शुभारंभ ईआरएम परियोजना के तहत किया गया है। असम में यूरिया संयंत्र लगाया गया है जिसके तहत 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक टन की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाना, यानी कि भारत खिलौने के क्षेत्र में भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाना, और साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखकर ऐसे खिलौने बनाए जाएंगे जिनको डिकम्पोज या नष्ट करने पर पर्यावरणीय वातावरण प्रदूषित ना हो। तो इन पॉइंटों को नोट कीजिए, आगे के पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए अगला क्या है अपना, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, यानी कि केंद्र की जो 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है उसे वापस लाने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। यह 2025 से लेकर 2030 तक कार्य करेगी। इसके बाद शहरी चुनौती निधि योजना, इसके लिए क्या है, शहरों का पुनर्विकास किया जाएगा और विकास केंद्र के रूप में शहर और शहरों का सृजनात्मक विकास, साथ ही जल एवं स्वच्छता प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव के लिए मंजूरी की जाएगी। लगभग 1 करोड़ रुपए का इसमें बजट अनुदान किया जाएगा जिसके तहत ये सारे के सारे कार्य किए जाएंगे। मतलब विकास केंद्रों के रूप में शहर, जिन शहरों का विकास नहीं है उनका विकास करना है। शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, जिन शहरों का विकास हो चुका है उनका द्वारा विकास करना है, तरीके से कोई चीज छूट ना जाए। और जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव, जहां जल की कमी है और जहां पर स्वच्छता नहीं है उन जगह स्वच्छता लाई जाएगी और जल का भरपूर विकास किया जाएगा। जहां पर मतलब नल पंप या नलकूप वगैरह छूट गए हैं या नल वगैरह लगने हैं तो वहां पर ये लगाए जाएंगे। इसके लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही सामुद्रिक विकास निधि में सरकार 49% तक का योगदान देगी और वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। अब बात कर लेते हैं उड़ान योजना की। तो उड़ान योजना हमारी वर्ष 2016 में शुरू की गई थी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, और उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें कई वर्जन आए, उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, उड़ान 4.0, उड़ान 5.0 से उड़ान 5.4। इसमें क्या किया गया, उड़ान 1.0 में 70 हवाई अड्डे बनाए गए, साथ ही 128 नए मार्ग आवंटित किए गए और 36 नए हवाई अड्डे और शुरू किए जाएंगे। उड़ान 2.0 में 73 नए हवाई अड्डे बनाए गए, साथ ही हेलीपैड कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जब हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं तो एक एच टाइप का सिंबल आपको दिखाई देता होगा। तो कई बार कच्चे एरियो में जहां पर मिट्टी ज्यादा उड़ती है तो उस जगह इन हेलीपैड में कनेक्टिविटी की सुविधा इस तरीके से लगाई जाएगी, ट्रांसमीटर इस तरीके से, मतलब जो रेंजिंग को इस तरीके से दिखाएं कि जिससे हेलीकॉप्टर की जो लैंडिंग हो वह हेलीपैड पर तरीके से हो जाए। इसके बाद उड़ान 3.0 पर्यटन क्षेत्र में, जो पहाड़ी इलाकों में पर्यटन क्षेत्र है वहां पर सी प्लेन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उड़ान 4.0 में
पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों पर। पूर्वोत्तर यानी कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार है, त्रिपुरा है, तो ऐसे इन राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उड़ान 5.0 से 5.4 के तहत बड़े विमान के लिए उन्नत मार्ग प्रदान किए जाएंगे और जो दूरी पर प्रतिबंध है उन्हें हटाए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, यदि जरूरी कार्य के लिए उड़ान को भेजना है, फ्लाइट को भेजना है, तो वहां पर जो दूरी से संबंधित प्रतिबंध थे उनको अब हटा दिया गया है। इसके बाद कर लेते हैं, बीमा क्षेत्र में निवेश को 74% से 100% तक बढ़ाया गया है। 12 लाख रुपए तक की किसी की आय है तो उस पर किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान के चलिए यदि आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं तो एक साल में यदि आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई वेतन भोगी है और उनकी आय 12 लाख से ज्यादा, मान के चलिए 75,000 रुपए और जोड़ देते हैं, 12,75,000 रुपए है तो उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके से सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए का परव्यय राजस्व त्याग होगा। मतलब इस नई कर योजना के तहत सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पर त्यागना पड़ेगा। अब ये कुछ टैक्स स्लैब्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए 0 से 4 लाख रुपए तक की किसी की सालाना इनकम है तो इसके तहत उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख रुपए की तक की इनकम है उसको 5% टैक्स देना है। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसको 10% टैक्स देना है। और 12 से 16 लाख रुपए तक की इनकम है तो 15% टैक्स देना है। लेकिन आपके मन में सवाल गूंज रहा होगा कि अभी आपने बताया कि 12 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं है, 12.75 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं है वेतन भोगियों के, फिर ये टैक्स क्यों? तो उसके लिए आपको समझना जरूरी होगा कि यदि आप 12,75,000 के बाद 12,80,000 पर पहुंचते हैं या 13 लाख रुपए आपकी इनकम है तो फिर आपके जो टैक्स स्लैब्स के हिसाब से लगेंगे तो वो इन स्लैब्स के हिसाब से लगेंगे। 4 लाख से 8 लाख के बीच में एक टैक्स स्लैब लगेगी, 8 लाख से 12 लाख के बीच में एक टैक्स स्लैब लगेगी और 12 से 16 लाख के बीच में एक टैक्स स्लैब लगेगी। इस तरीके से हम बात करें तो यदि आप 13 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो आपको सरकार को 15% का टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की इनकम है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की इनकम है तो 25% टैक्स देना पड़ेगा। 24 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको 30% तक का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है उसे हम समझ लेते हैं। तो सरकार को रुपया गैर ऋण से अगर हम बात करें, जो गैर पूंजीगत ऋण है, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां, दोनों में आपको अच्छी तरीके से वीडियो में बता चुका हूं। वीडियो आपको नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जहां से आप बजट की जो 3 पार्ट मैंने बताए हैं आपको, सारे के सारे शब्द सीमा के कहां कौन सा शब्द यूज हो रहा है तो उससे संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हैं। तो वहां पर आप देखेंगे 1% गैर ऋण से प्राप्त होता है और जो सीमा शुल्क उत्पाद है वहां से गवर्नमेंट को 4% पैसा प्राप्त होता है और केंद्रीय उत्पाद जो केंद्रीय सीमा शुल्क है वहां से आपको 5% सरकार को मिलेगा और 9% गैर प्राप्तियां उनसे मिलता है और 17% निगम कर से मिलता है, 18% जीएसटी व अन्य कर से मिलता है और 22% इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग से मिलता है और 24% उधारियां या अन्य देनदारियों से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तो कुल हम बात करें तो सरकार को पैसा इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है और कितने कितने परसेंट होता है वो भी मैंने आपको ग्राफ द्वारा समझा दिया। अब पैसा हमारा जाता कहाँ है? हम भारत के नागरिक हैं तो हमें इतना तो अवश्य मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार के पास पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है और कहाँ के कहाँ जाएगा। तो अब देखिए जो 4% है वो है तुम्हारा राजस्व व्यय में हो जाएगा। राजस्व व्यय यानी कि पेंशन भुगतान, तो इनमें क्या होगा, पेंशन के लिए 4% सरकार खर्च करती है। इसके बाद सब्सिडी जैसे कि गैस सिलेंडर है और भी कोई योजना चल रही, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी, इन योजनाओं पर 6% सरकार व्यय करती है। रक्षा मंत्रालय पर 8%, वित्त योग पर 8% और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम पर 8% और आय अन्य जो है उन पर भी 8% करती है। छोटे मोटे खर्चे और हो जाते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल स्कीम चल रही होती हैं उन पर 16% व्यय करती है और जो इंटरेस्ट होता है यानी कि ब्याज सरकार को, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में पिछले में, यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको देखना, तो उसमें मैंने बताया था कि सरकार को संचित निधि कोष से धन निकालने का पूर्ण अधिकार होता है योजनाओं को और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए। तो इन योजना परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए जब सरकार भारतीय संचित निधि से या किसी बड़े बैंक से पैसा निकालती तो उसको ब्याज तो देना पड़ेगा। तो 20% पैसा गवर्नमेंट का ब्याज देने में चला जाता है। बाद बाकी जो 22% पैसा है वह स्टेट टैक्स पार्टनर्स यानी कि
मान के चलिए भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 36 पुत्र हैं, तो भारत के राज्यों द्वारा 36 पुत्रों द्वारा जो इनकम है भारत को मिल गई। अब भारत उनको खर्च करने के लिए कितने पैसे देगा, तो 22% खर्च करने के लिए देता है, यानी कि राज्यों को है 22% तक का खर्च करने के लिए देता है। तो ये था हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 केंद्रीय बजट, जिसको हमने अच्छी तरीके से सरल भाषा में कवर किया, साथ में आपके नोट्स भी बनवाए। अब अगले वीडियो में हम इन बजट से संबंधित जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, इससे संबंधित जो MCQs हैं वो मैं आपको कराऊंगा या फिर पोस्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।